91.2 एफएम पर आप सुन रहे हैं बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। और दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अनिल और प्रोग्राम है विश्वविद्यालय परिसर से। और इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ जुड़े हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के ज्योतिष विज्ञान विभाग से डॉक्टर प्रभाकर पुरोहित। तो डॉक्टर पुरोहित, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो हल्द्वानी के स्टूडियो में। जी नमस्कार जी। जैसा कि हम आपसे पहले बात कर रहे थे ज्योतिष शास्त्र में रोग विचार, तो इस बारे में हम पिछली कड़ी में बात कर चुके हैं, इसके परिचय के बारे में जी। तो आज हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। और जैसे कि आपने पिछली बातचीत में बात की थी कि ज्योतिष शास्त्र में रोग विचार किया जा सकता है, यानी कि रोगों को समझा जा सकता है, उनके कारणों को समझा जा सकता है और उसके निदान के लिए भी कोशिशें की जा सकती हैं। तो आज हम उन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज की बातचीत। तो जैसे डॉक्टर साहब, ज्योतिष में जो किसी रोग को समझने की जो प्रक्रिया होती है, प्रणाली होती है, वो क्या रहती है और किस तरीके से ये किया जा सकता है? जी, ज्योतिष एवं आयुर्वेद जो हैं दोनों इस बात पर सहमत हैं कि मनुष्य अपने पूर्वार्जित अशुभ कर्मों के प्रभाववश रोगी बनता है। इसमें शास्त्र में लिखा है कि जन्मांतर कृतम पापम व्याधि रूपेण जायते। हमारा पूर्व जन्म में जो पापाचार हमसे हुआ है वो इस जन्म में रोग के रूप में हमें दुख करता है, दुख देता है। अन्य विषयों की तरह मनुष्य को होने वाले रोगों के संबंध में भी जन्म कुंडली के आधार पर पूर्व जानकारी प्राप्त की जा सकती है। रोगों के संबंध में कुछ लोगों की यह धारणा है कि आहार विहार आदि की अनियमितता के कारण रोग उत्पन्न होते हैं और यदि मनुष्य इन पर समुचित नियंत्रण रखे तो वह स्वस्थ एवं दीर्घजीवी बना रह सकता है। किंतु ज्योतिष शास्त्र की अपनी ये मान्यता है जो इससे थोड़ा अलग है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि आप देखते होंगे प्राय कि बहुत सारे लोग नियमित आहार विहार ऋतुचर्या करते हैं, उसके बाद भी रोग उनको हो जाता है। तदुपरांत भी जो है नियमित रहने के बाद भी रोग होता है। तो इस रूप से जो हम प्रत्यक्ष देखने में आता है, तो इसका क्या कारण है? तो इसका कारण केवल मात्र ज्योतिष शास्त्र बता सकता है। अन्य शास्त्र आयुर्वेद है या अन्य शास्त्र है वो यही बताएंगे कि आपका जो है कि संयमित न होने के कारण आप रोगी हो गए हैं, उचित आप सही नींद नहीं ले रहे हो, सही टाइम पे आपका भोजन प्रणाली सही नहीं है, उचित भोजन नहीं ले रहे हैं, इस वजह से आप अस्वस्थ हो गए हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र का अपना भिन्न मत है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि आप देखते हैं कि प्रायः जो नियमित रहते हैं वो क्यों बीमार होते हैं, तो उसका कारण आपको ज्योतिष शास्त्र में मिलेगा ग्रह योग। कुंडली में, हमारे जन्म कुंडली में जो विविध ग्रह योग हैं उनके कारण रोग उत्पन्न होते हैं। जो कुछ इसमें से अनुवांशिक होते हैं, कुछ जो आप देखते हैं कि मनोगत होते हैं, जिसको मनोरोग मानसिक रोग भी कह सकते हैं। आयुर्वेद शास्त्र ने भी रोग उत्पत्ति के इसी प्रकार से दो कारण माने हैं, जो क्या है, एक दोषज व्याधि और दूसरा कर्मज व्याधि। तो पूर्वार्जित कर्मों के प्रभाव से तात्पर्य यही है ज्योतिष शास्त्रकार की हमारे जो पूर्व में किए गए कर्म है उसके अशुभ प्रभाव के कारण जो है हम में दोषज और कर्मज रोग उत्पन्न होते हैं। इन दोनों के प्रभाव से शारीरिक रोग जो वात पित्त कफ से उत्पन्न होते हैं तथा मानसिक रोग। इस संदर्भ में कहते हैं कर्म प्रकोपेण कदाचित एके दोष प्रकोपेण भवन्ति चान्ये तथा परे प्राणिस कर्म दोष प्रकोपजा काय मनोविकारा। अर्थात ज्योतिष शास्त्र में ये सब कहा गया है कि कर्म और दोष प्रकोप ये सब हमारे शारीरिक और मनोविकार जो है ये हमारे पूर्व जन्मार्जित है। ज्योतिष शास्त्र की मान्यता है कि प्रत्येक छोटा बड़ा रोग पूर्व जन्म कर्म फल के रूप में उत्पन्न होता है तथा जन्म काल, प्रश्न काल एवं गोचर में जो प्रतिकूल ग्रहों की स्थिति होती है उसके द्वारा किसी भी व्यक्ति का हम ये बता सकते हैं कि अमुक व्यक्ति को अमुक समय में अमुक अंग में ये रोग उत्पन्न होगा। ये इसका प्रमाण है। जी, जैसे आपने बात की कि आहार और व्यवहार जो हमारा रहता है उससे जो हमें कोई भी रोग होता है या फिर किसी भी रोग का जो प्रभाव रहता है वो प्रत्यक्ष रहता है, अमूमन हम जानते हैं। और जैसे आपने कहा कि ज्योतिष में जो प्रत्यक्ष प्रभाव ना होकर के अप्रत्यक्ष प्रभाव या फिर किसी कर्म का हम प्रभाव देखते हैं, तो
वो किस तरह से देखा जा सकता है, या फिर उसके लिए क्या खास किया जाता है जिससे कि पता चल सके कि ये किस कर्म का क्या प्रभाव रहा है जो कि हमें इस रोग के बतौर जी मिला है या देखने को मिला है? जी, तात्पर्य यही था कहने का कि हमारे कर्मों के अशुभ प्रभाव के कारण पूर्व जन्म के अशुभ कर्मों के प्रभाववश शास्त्र में लिखा गया है कि रोग उत्पन्न होते हैं। और पूर्व जन्मार्जित कुछ है, कुछ इस जन्म में भी है। 3 प्रकार के कर्म हैं जिस पे हमने पिछले एपिसोड में चर्चा की थी कि संक्षिप्त, प्रारब्ध और क्रियमाण है। उसका आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पूर्वाजित कर्मों के प्रभाववश उत्पन्न होने वाले रोगों का विचार हमारे यहाँ होरा ग्रंथों में, फलित ग्रंथों में ग्रह योगों के आधार पर किया जाता है। जैसे सूर्यादि ग्रह मनुष्य के शरीर के अंग, धातु, प्रत्येक शरीर के विभिन्न अंगों में अपना प्रतिनिधित्व करते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे सूर्य जो है कि आत्मा का प्रतीक है, चंद्रमा मन का प्रतीक है, मंगल रक्त का हो गया, आपके बल का हो गया। इस प्रकार से ये प्रत्येक वो हैं, कारक हैं ग्रह। जब ये ग्रह सूर्यादि नवग्रह जन्म कुंडली में गोचरगत, गोचर कहते हैं कि वर्तमान में जो ग्रहों की स्थिति है, एक तो जन्मकालिक स्थिति हुई जो जन्म कुंडली में विद्यमान आपके ग्रह हैं, एक है कि वर्तमान में जो ग्रहों का परिवर्तन, राशि परिभ्रमण चल रहा है, वो जब अनिष्ट स्थानों में, कुंडली के अनिष्ट भावों में, अनिष्ट यानी 6, 8, 12 भावों में, रोग भाव में, मृत्यु भाव में, व्यय भाव में जब ये आते हैं तो तब जो है अनिष्ट प्रभाव उत्पन्न होता है। वो अनिष्ट क्या है? रोग इत्यादि जो है आदमी को उत्पन्न होता है। रोग का हमने जैसे बोला कि बीमार होना ही रोग नहीं है, किसी भी प्रकार का दुख व्यक्ति को है वो रोग है। ज्योतिषीय भाषा में इसको हम इस प्रकार बोलेंगे। तो शरीर में आपको उस समय जब वो अनिष्ट ग्रह यानी अनिष्ट भावों में सूर्यादि ग्रह जाएंगे तो उसकी उस दशा में, उस समय में आपके विभिन्न जो जिस अंग का प्रतिनिधित्व ग्रह कर रहा है उस समय अमुक रोग होगा, इसकी सूचना हमको मिलती है। इसी प्रकार यदि वे ग्रह शुभ स्थानों में गए हों, सूर्यादि नवग्रह हमारी जन्म कुंडली के अच्छे स्थानों में, केंद्र त्रिकोण में अच्छे शुभ स्थान जो कहे गए हैं उनमें विद्यमान हो, तो हमारे अंगों की पुष्टता करते हैं, निरोगता देते हैं हमें। इस प्रकार से इसका विवेचन किया जाता है ज्योतिष शास्त्र में। जी, जैसे आपने बात की कि जो ग्रह स्थिति होती है वो भी हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, तो ग्रह स्थिति अभी क्या है और उसने किस कारणवश हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल या फिर अनुकूल प्रभाव डाला है, इसके बारे में किस तरह से जांच की जाती है या किस तरीके से इन्हें देखा जा सकता है? जी, इसके लिए योग होते हैं। जन्म कुंडली में विविध ग्रह योग हैं और उनके अनेक भेद भी हैं। तो उन योगों के भेद से हम इसका पता लगा सकते हैं। ग्रह योग को ज्योतिष शास्त्र की भाषा में योग कहा जाता है और ग्रहों की राशि या भाव में स्थित को योग कहने के लिए मनुष्य के जो पूर्वाजित कर्मों का परिणाम है वो इसमें मेन कारण मिलता है। इसलिए कहा गया है कि ग्रहाणाम स्थिति भेदेन पुरुषान योजयन्ति हे फले हे कर्म समुद्भूतैर इति योगा प्रकृतिता। कहा गया है कि हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण ये योग रूप में उत्पन्न होते हैं। तो इसमें क्या है? ग्रह स्थान हो गया, जहां पे ग्रह बैठा है, राशि, भाव, ये आधार हैं इसके, ये योगों के। इसके अनेक भेद हैं जो मुख्यतः 7 प्रमुख हैं, जैसे स्थान से, भाव से, ग्रहों से, स्थान भाव एवं ग्रहों से, स्थान एवं भाव से, दोनों से, भाव एवं ग्रहों से, और 7वां है ग्रहों के स्थान और युति से। इस प्रकार से ये 7 प्रकार के योगों के भेद हैं। तो इन भेदों से बनने वाले किसी नाम विशेष को योग कहा गया है ज्योतिष शास्त्र में। जैसे मेष आदि जो 12 राशियां हैं उनके भेद हैं, चर स्थित स्वभाव राशियां होती हैं, तथा राशियों के वर्ग है लग्न, होरा, द्वेषकाण, सप्तमांश, नवमांश, दशमांश, द्वादशांश, षोडशांश, त्रिशांश, षष्ट्यांश, पारिजात आदि। इन ग्रहों को स्थान कहते हैं, इन भेदों को स्थान कहा गया है। अतः इनके द्वारा बनने वाले योगों को, स्थान से बनने वाले को योग कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मिथुन लग्न में उत्पन्न व्यक्ति, उसका क्या फल होगा?
किसी व्यक्ति का जन्म मिथुन लग्न में हुआ है, तो प्राय ये साधारणतः जो इसका फल है कि कहा गया है कि वो जो है भोगी बंधुरतो दयाल रधिको श्रीमान गुणी तत्वविद योगात्मा सुजन प्रियो सबगो रोगी च युग्मोदये। कहते हैं कि मिथुन लग्न में उत्पन्न व्यक्ति भोगी, अपने बंधुओं में रत, अधिक दयालु, धनवान, गुणी, तत्ववेता, योगात्मा, सुजन प्रिय, सुंदर शरीर और सुंदर बोलने वाला तथा रोगी रहता है। ये जो है स्थान के हिसाब से हुआ, राशि के उससे हुआ। इस प्रकार से आगे योगों का अलग अलग फल है, उसी प्रकार से योगों की दृष्टि का अलग फल है, ग्रहों की परस्पर दृष्टि का है, युति का है। तो ये जो भेद बताए गए हैं, इन भेदों के लक्षणों से हम ये पुष्ट कर सकते हैं कि अमुक समय में क्या स्थिति होगी जातक की। जी, तो बात वही आती है कि जो ग्रह स्थिति है वो ग्रह स्थिति की जांच किस तरीके से होती है, या फिर किस तरह से उन्हें देखा जा सकता है? ग्रह स्थिति की जांच वही है कि जन्म कुंडली में विद्यमान जो योग बने हुए हैं वो किस समय में कौन सी दशा चल रही है, या गोचरगत कौन सा ग्रह कहाँ संचार कर रहा है हमारी जन्म कुंडली में, और वो हमारे शरीर के किस अंग का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो वो अपनी दशा में उस काल में अपने शुभाशुभ जैसी भी उसकी स्थिति होगी, अच्छी स्थिति होगी तो अच्छी चीज, अच्छा वो बताएगा कि शरीर में निरोगता आएगी, पुष्टता आएगी। यदि वहीं क्षीण होगा, निर्बल होगा, और तो वो आपके शरीर में रोग का सूचक देगा कि शरीर के इस अंग में ये रोग होने वाला है। वो रोग कर्मज होगा या दोषज होगा, उसकी भी पुष्टि करता है। ये प्रणाली है जी। तो जैसे बात करते हैं हम आज के दौर में चिकित्सा विज्ञान की अलग अलग जो शाखाएं हैं, चाहे वो एलोपैथी हो, आयुर्वेद हो या फिर होम्योपैथी हो, लोग अमूमन इन पर जो विज्ञान के चलते जो काफ़ी सारे नई जो तकनीकें आई हैं या फिर नया जो ज्ञान उन्हें मिला है उस पर तो एक बार की भरोसा कर जाते हैं, लेकिन ज्योतिष में रोग विचार यानी कि रोगों को समझने की, उनके निदान की जो परंपरा रही है उस पर शायद भरोसा कम लोगों का रहता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, और क्यों ये स्थिति पैदा होती है, और आगे आप किस तरीके से इसका भविष्य देखते हैं? देखिए, सर्वप्रथम यदि कोई व्यक्ति अस्वस्थ होता है तो प्राय जनमानस के मन में यही विचार आता है कि इसको हम जो है डॉक्टर के पास ले जाएं, और जो उचित भी है डॉक्टर के पास भी जाना चाहिए, और डॉक्टर से इलाज कराते हैं, सफलता मिलती भी है कई बार, और कई बार आप देखते हैं कि सफलता नहीं मिलती है, एक के बाद अन्यत्र कई स्थानों पे हमें दिखाना पड़ता है। लोगों को सबसे पहले इसका क्या है कि जानकारी का अभाव है कि ज्योतिष शास्त्र में भी आप चिकित्सा का विधान है। ज्योतिष शास्त्र में आपको जिस प्रकार हमारी चर्चा रही है कि किस समय किस काल में कौन सा रोग होगा, और रोग होगा ठीक है, सिर्फ मात्र रोग होने से नहीं काम चलेगा। क्या वो रोग साध्य होगा? साध्य का मतलब है कि उसका इलाज संभव है। इलाज संभव है तो किस प्रकार से इलाज संभव है, जैसे हमने चर्चा करी थी पूर्व में, मणि मंत्र औषधि दान स्नान, ये चीजें क्या क्या उसको जरूरत पड़ेगी, किस समय उसको लाभ मिलेगा, कितना टाइम उसका जो है कि उस रोग की पीड़ा उसको रहेगी, कौन से समय तक वो व्याधि युक्त रहेगा, कब उस व्याधि से मुक्त होगा। ये सभी विषय ज्योतिष शास्त्र के हैं। आपको औषधि शास्त्र, चाहे वो मेडिकल लाइन में कुछ भी हो, वो आपको ये नहीं बता सकता है कि आप कब तक रोगी रहेंगे। वो आपको मेडिसिन देंगे और आप जब सब स्वस्थ हो जाए, हो सकता है आप तत्काल ठीक हो जाएं, आपको बहुत लंबे समय तक वो आपका कोई पर्टिकुलर सभी चीजों में नहीं बता सकते टाइम टू। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में पूर्व ही हम बता सकते हैं ज्योतिष के द्वारा कि इससे इस समय तक आपका जो है अशुभ समय है, या इस रोग से आप पीड़ित रहेंगे। ये आपको काल निर्धारण ज्योतिष शास्त्र कराता है। दूसरा कि इसका आज क्या है कि पहले युग में क्या था कि लोगों में जो ज्ञान तो था, लेकिन उस ज्ञान को आगे नहीं पहुंचाया गया, उसका प्रचार प्रसार नहीं हुआ। इसका यही एक बाधा रही है इस शास्त्र की कि इसका प्रचार और प्रसार जिस प्रकार से विज्ञान का या अन्य शास्त्रों का हुआ, उस प्रकार से इसका नहीं हो पाया। दूसरा ये रहा कि जो इसके विशेषज्ञ थे, उन्होंने अपना ज्ञान, उनको या तो वो मौका नहीं मिला, या वो क्या कारण रहे होंगे कि वो सामान्य जनमानस तक या उसका बहुत रूप में उसका प्रयोजन नहीं हो पाया।
तो आज लोग जागृत हो रहे हैं और आज ज्योतिष पे अनेक रिसर्चें हो रही है, इस विषय ये रोगों पे भी अनेक शोध हो रहे हैं ज्योतिष के माध्यम से। दिल्ली में एम्स में इस पे कार्य चल रहा है, कई प्रकार के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं मेडिकल साइंस और ज्योतिष मिल करके इस पे, तो ये कार्य हो रहे हैं। जी, तो डॉक्टर पुरोहित आपसे काफ़ी बातें अभी हमने की ज्योतिष शास्त्र में रोग विचार की इस दूसरी कड़ी में। और जैसे सभी जानते हैं कि सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी जो है वो संचालित किया जाता है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा। तो इसमें हम समुदाय के लिए कार्यक्रमों के साथ साथ विद्यार्थियों के लिए भी कार्यक्रम लेकर के आते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि जैसे ज्योतिष शास्त्र में रोग विचार जो हमारा विषय है, इस विषय का विद्यार्थियों के लिए क्या महत्व है और उनके लिए भविष्य में क्या अवसर हो सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के विद्यार्थियों को आज जो है प्राय हर दूसरा तीसरा व्यक्ति जो है किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है। रोगों को आप देख रहे हैं कि कई इस प्रकार की व्याधियां आ रही है, जैसे अभी कोविड-19 आ गया है, सारा पूरा विश्व इससे जूझ रहा है। इस पे कई लोग अपना प्रेडिक्शन भी कर रहे हैं, कोई कह रहा है ये तब दवाई आएगी, कोई कह रहा है ये कब ठीक होगा, किस प्रकार से अन्य भी बहुत सारी ऐसी व्याधियां हैं जिससे लोग जूझ रहे हैं। कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि ये आज हमारे जीवन से ऐसा जुड़ गया है एक व्याधि शब्द, रोग शब्द, कि बहुत सारे लोग पीड़ित हैं या अन्य सभी लोगों का इससे संबंध है। तो ज्योतिष शास्त्र के विद्यार्थियों को इस पे गहन चिंतन मनन करना चाहिए और इस शास्त्र को, चिकित्सा शास्त्र को बहुत अच्छे से पढ़ करके और इसका परीक्षण करके इसका अनुसंधान करना चाहिए। अनुसंधान करने से नवीनीकरण होता है। जो हमारे ऋषियों ने प्रतिपादित किया है उन योगों को, उन कसौटियों पे परीक्षण करें, प्रायोगिक विश्लेषण करें उसका कि क्या आज इसका महत्व कितना है, खुद इस पे एक्सपेरिमेंट करें। हमारा प्रयास यही है कि चिकित्सा ज्योतिष के माध्यम से विद्यार्थी जागृत रहें और इसको उनकी शायद प्रेरणा मिल सके इस शास्त्र को अच्छे से रोगों की दृष्टि से जानने के लिए। तो यही है, आगे इस पे काम कर रहे हैं। जी, तो डॉक्टर पुरोहित आज हमने बात की कि किसी व्यक्ति को कोई रोग क्यों होता है, ज्योतिष विज्ञान में उसके कारणों को समझना, उसके निदान के समय को समझना और उसका प्रभाव जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हम समझ सकते हैं। इन सभी विषयों पर हमने बात की और विद्यार्थियों के लिए भी इसका क्या महत्व है इस पर भी हमने बात की। तो इसके अलावा अगर कोई बात आप आज की इस बातचीत में जोड़ना चाहें तो आपका स्वागत है। जी, जैसे हमने अभी चर्चा करी कि चिकित्सा ज्योतिष में, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में क्या क्या उपकरण हैं रोगों को जानने के लिए। तो ग्रह योग जैसे हमने बताया कि योगों के माध्यम से योगों के भेद बताए, इसी प्रकार से आगे हम इस पे अन्य चर्चाएं रखेंगे कि पूरा कौन सा ग्रह किस रोग का प्रतिनिधित्व करता है, कब करता है, कौन सा किस कालखंड में कौन सा रोग किस प्रकार से होगा। तो इसको आगे हम दूसरे उसमें जोड़ करके बात करेंगे और ये बहुत बड़ा विषय है, तो हमें लगता है कि इसको काफ़ी समय चाहिए, उस हिसाब से इसको चर्चा करें। जी, तो डॉक्टर प्रभाकर पुरोहित आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे और हमारे जो लिसनर्स हैं और साथ ही उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के जो विद्यार्थी हैं उनसे इतनी सारी बातें करने के लिए और ये जानकारियाँ साझा करने के लिए। जी, धन्यवाद, नमस्कार। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का विश्वविद्यालय परिसर से कार्यक्रम यहीं पर खत्म होता है। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, खुदा हाफिज़।